अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिमिनोलॉजी का पास्ट पेपर 2019। ठीक है। क्वेश्चन पहला हमारे पास है, टेरविस हिर्शी आर्ग्यूड दैट द क्राइम रिजल्ट्स व्हेन एन इंडिविजुअल्स बॉन्ड टू सोसाइटी इज वीक और ब्रोकन। डिस्कस इन डिटेल व्हाट द थ्योरी ऑफ सोशल बॉन्डिंग, एक्सप्लेन अबाउट क्राइम। थ्योरी ऑफ सोशल बॉन्डिंग, ठीक है, टेरविस हिर्शी की ये पूछी गई है। तो टेरविस हिर्शी की जो थ्योरी है, ये उसकी एक बुक थी, कॉजेज ऑफ डेलिक्वेंसी, 1969 में ये पब्लिश हुई थी, उसमें ये प्रेजेंट की गई थी। ही आर्ग्यूज़ के जो स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड है बिटवीन फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी, ये बच्चों के अंदर क्रिमिनल बिहेवियर के चांसेस को रिड्यूस करता है। और वो ये कहता है कि ये कोई भी जो जुवेनाइल है वो डेलिक्वेंसी की तरफ उस वक्त जाता है जब जो ये बॉन्ड है ये वीक हो जाए या ब्रोक कर जाए। ठीक है। तो इस थ्योरी के हम की कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं, की कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। पहला है अटैचमेंट। ठीक है। अटैचमेंट का मतलब होता है इमोशनल कनेक्शंस बिटवीन एंड इंडिविजुअल एंड विद अदर्स, जैसे उसकी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ। तो ये कहता है कि अगर ये अटैचमेंट्स वीक हो, ठीक है, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन हो, डिटैचमेंट हो, रिड्यूसिंग हो, तो इट विल बी रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर इन चाइल्डहुड। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट जो का मतलब होता है रिप्रेजेंट द इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल्स हैज़ इन कन्वेंशनल सोसाइटी एंड इट्स वैल्यूज़। ठीक है। इसमें यानी कि जो कोई भी इंडिविजुअल है, किसी भी एडोलिसेंट की हम चाइल्ड की बात करते हैं, उसकी सोसाइटी में कितनी इन्वेस्टमेंट है, जस्ट लाइक एजुकेशन, कैरियर, ठीक है, एस्पायरेशन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ETC। तो अगर ये कमिटमेंट कम हो, लैक ऑफ कमिटमेंट, तो इट विल बी रिड्यूस द इंक्रीज द चांसेस ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है। फिर हमारे पास है इन्वॉल्वमेंट। है इन्वॉल्वमेंट जो है इसका मतलब होता है कि किस हद तक इंडिविजुअल जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कन्वेंशनल एक्टिविटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में, जस्ट लाइक स्कूल में, स्पोर्ट्स में, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है। इंडिविजुअल हु आर एक्टिवली एंगेज इन पॉजिटिव एक्टिविटीज में फाइंड देमसेल्व्स मोर सस्पेप्टिबल टू क्रिमिनल इन्फ्लुएंसेस एंड पीयर प्रेशर। ठीक है। वो लोग जो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में, उनके यहाँ का चांसेस कम होते हैं कि वो क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ वो लोग जो कम, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ जाने के उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिलीफ। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है कि कोई शख्स किस तरह से सोसाइटल नॉर्म्स और वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अगर लेजिटिमेसी ऑफ लॉ पे स्ट्रॉन्ग बिलीव हो तो क्रिमिनल बिहेवियर में हमें के रेट में हमें कमी देखने को मिलती है। दूसरी तरफ अगर क्रिमिनल जो लोगों के नॉर्म्स में बिलीव कम हो जाए, तो जैसे कि कोई समझे कि ये अनजस्ट है, तो वो वहाँ पे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का, हमें जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का भी और क्रिमिनल बिहेवियर का भी हमें चांस बढ़ता हो नज़र आता है। ठीक है। अगर हम इस सोशल बॉन्ड थ्योरी को क्राइम के ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग डेलिक्वेंसी है। ये थ्योरी जो हमें हेल्प करती है कि हम डेलिक्वेंसी के सोशल कॉन्टेक्स्ट को समझ सकें। यानी कि ये कहती है कि क्राइम जो है वो अकेला नहीं होता। ठीक है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की रैशनल चॉइस पे नहीं है, बल्कि इसका जो डीप रूट होता है वो सोशल बॉन्ड्स के ऊपर होता है। ठीक है। इसमें कुछ प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़ की अगर हम बात करें तो सोशल बॉन्डिंग थ्योरी ये कहती है कि सोशल टाइज़ को बेहतर करके आप क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। बेहतर फैमिली रिलेशनशिप्स बना के, बेहतर स्कूल इंगेजमेंट्स करके। ठीक है। फिर ये रोल ऑफ कम्युनिटी के ऊपर फोकस करती है। सोशल बॉन्ड बनाने में जो है, इंडिविजुअल सोशल बॉन्ड शेप करने में कम्युनिटी का खासा बेहतर हाथ होता है, और जितना सोशल बॉन्ड्स कम्युनिटी के अंदर होंगे उतने ही वहाँ पे क्राइम रेट के कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन इस थ्योरी के ऊपर ना लिमिटेशंस भी हैं, कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं। क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि ये थ्योरी इंडिविजुअल फैक्टर्स के ऊपर बेस करती है। मेंटल हेल्थ हो गया, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सॉरी, इनको ये इग्नोर करती है। ठीक है। आप क्राइम को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ सोशल फैक्टर्स नहीं देख सकते, आपको इंडिविजुअल फैक्टर्स के ऊपर भी फोकस करना होगा। ठीक है। तो ये थ्योरी है टेरविस हिर्शी की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्कस द फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ एडविन सुथरलैंड्स डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी विद एग्जांपल्स। ठीक है। एडविन सुथरलैंड जो है, इसकी डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी जो है, ये 1939 में उसकी बुक आई थी, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, उसमें ही इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ठीक है।
ये कहता है कि जो क्राइम है ये लर्न किया जाता है, इसमें बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं होते, बल्कि ये कहता है कि ये सोशल इन्फ्लुएंस के ज़रिए हम लर्न करते हैं एज अ नॉर्म, एज अ बिहेवियर। ठीक है, इसके हम फंडामेंटल पोस्टुलेट्स की बात कर लेते हैं। वो कहता है क्रिमिनल बिहेवियर इज़ लर्नड। ठीक है, वो कहता है कि बायोलॉजिकली नहीं होता, ये डिटरमाइंड नहीं होता, इनहेरेंट नहीं होता, बल्कि ये सोशल इंटरेक्शंस के लिए लर्न किया जाता है। कोई शख्स ऐसे इन्वायरमेंट में परवरिश पाए जहाँ पे चोरी करना एक आम बात है, तो वो उसके लिए स्टीलिंग एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, वो उसको लर्न कर लेगा। क्रिमिनल बिहेवियर इज़ लर्न विद इन इंटरेक्शन विद अदर्स। दूसरों के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, तो जो बिहेवियर एक्सेप्टेबल होता है, अगर वो क्रिमिनल बिहेवियर हो जो वहाँ पे एक्सेप्टेबल है, तो उसको हम जो है ना कोई भी इंडिविजुअल लर्न कर लेता है। ठीक है, द लर्निंग ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर अकर्स विद द सोशल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सोशल कॉन्टेक्स्ट और सोशल रिलेशनशिप्स के ज़रिए जो है वो ये थ्योरी कहती है क्रिमिनल बिहेवियर को लर्न किया जाता है। लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर इन्वॉल्व्स टेक्निक्स, मोटिव्स एंड रैशनलाइजेशन। यानी कि जो लोग, वो ये कहते हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर को जब लर्न किया जाता है तो उसमें रैशनलाइजेशन कर ली जाती है, उसको जस्टिफिकेशन बना ली जाती है। ठीक है, जस्टिफिकेशन यही है कि वो कहेगा कि बाकी सब भी यही मेरे इर्द गिर्द सब लोग यही कर रही हैं, तो इसलिए मैंने भी इसको लर्न कर लिया। ठीक है, एक्सपोजर टू द डेफिनेशंस फेवरेबल और अनफेवरेबल टू क्रिमिनल बिहेवियर। सुदरलैंड जो है ना वो कुछ फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और प्रायोरिटीज़ वगैरह जैसे कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके ना ये बताता है कि इंटरेक्शन जो है ना इंटरेक्शन जो सोशल इंटरेक्शन है उस वो या तो क्राइम बिहेवियर को प्रमोट करते हैं या डिसअप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल है डिफरेंशियल एसोसिएशन, वेरी इन फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, प्रायोरिटी एंड इंटेंसिटी। अगर तो ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है ना वो डिफरेंशियल एसोसिएशन से किस तरह ये जो जितने भी हमारे पास हैं क्राइम रेट की फ्रिक्वेंसी है, प्रायोरिटी है, इन सब से कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है, इस ये वेरी करता है। ठीक है, कोई शख्स ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, मे भी कोई क्रिमिनल बिहेवियर में रह के भी क्राइम की तरफ ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है क्रिमिनल बिहेवियर इज़ अ फंक्शन एंड इंडिविजुअल्स सोशल इन्वायरमेंट। वो ये कहता है कि क्राइम बिहेवियर जो है ना वो इंडिविजुअल चॉइस नहीं है, बल्कि वो सोशल इन्वायरमेंट का एक फंक्शन है। ठीक है, इंडिविजुअल्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द लार्जर कल्चर। एक लार्जर कल्चर अगर हो तो उससे इंडिविजुअल जो है ना वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर को लर्न कर लेते हैं। अगर वो क्राइम इन्वायरमेंट हो तो वो क्रिमिनल बिहेवियर को ही अडॉप्ट करेंगे। क्रिमिनल बिहेवियर इज नॉट सोली डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। वो ये कहता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और जेनेटिक्स जो है वो क्रिमिनल बिहेवियर को डिफाइन नहीं करते, बल्कि इसको जो है वो सोशल लर्निंग डिफाइन करती है। ठीक है, अभी इसकी जो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। तो ये गैंग इन्वॉल्वमेंट में अब देखें कि कोई भी अगर यंग पर्सन एक ऐसे माहौल में परवरिश पाए जहाँ पे गैंग्स बने हों, तो वो जो मोर देन चांसेस कि वो उनको लर्न कर लेकर उसकी तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह ड्रग अब्यूज़ है, पीयर ग्रुप की वजह से एक ज़्यादातर ड्रग अब्यूज़ जो है वो एक दूसरे को देख के लोग लर्न करते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट क्राइम्स हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो फ्रॉड वगैरह, इसमें भी जो है ना वो सोशल कॉन्टेक्स्ट का बहुत गहरा हाथ है। ठीक है, तो ये सुदरलैंड की डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज इन क्रिमिनोलॉजी। इसको हमने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्कस सम द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। डू यू बिलीव द जुवेनाइल जस्टिस हैज़ प्लेड इट्स रोल इन प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल क्राइम्स इन पाकिस्तान। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को हम बहुत ज़्यादा डिटेल से, चूँकि ये हमारे पास ऑलमोस्ट सारे पास पेपर्स में क्वेश्चन इस पर आया था, तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके फंक्शंस को कि राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन करता है, राइट्स की रिहैबिलेशन और रीइंटीग्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसका जो है ये फॉर्मल जस्टिस सिस्टम से थोड़ा डाइवर्ट है। ठीक है, इसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट होती है। ये मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन इसका वन ऑफ द बेसिक पर्पज़ है। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन जुवेनाइल इशूज़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेशन करने के बाद जो है ना ये ऑपरेट करता है। अब हम बात करते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्पेशली इन द केस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क को
इसकी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की ये रिस्पॉन्सिबल है एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो बनाए फॉर द जुवेनाइल प्रोसीडिंग्स के लिए, ठीक है। और ये है कि इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से जो यूनाइटेड स्टेट कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड ने डिस्क्राइब की है उनके साथ मैच करना चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करना इसका काम है। जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, उनको स्पेशली ट्रेन किया जाता है टू हैंडल द जुवेनाइल्स, ठीक है। डाटा कलेक्शन एंड रिसर्चेज हैं, ये करता है जुवेनाइल क्राइम्स के हवाले से इनको ट्रेंड्स को फोकस कर डिसीजन मेकिंग के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए ये डेटा कलेक्ट करता है और रिसर्चेस करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सर्विसेज, इसके अंदर जो है ना ये जुवेनाइल सिस्टम जो है ना इसके डिफरेंट जैसे मेंटल हेल्थ सपोर्ट है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, इस तरह डिफरेंट सर्विसेज के साथ कोलैबोरेट करके काम करता है, ठीक है। हम बात करते हैं कि जुवेनाइल क्राइम्स को कम करने में जुवेनाइल सिस्टम का कितना हाथ है पाकिस्तान में, ठीक है। चैलेंज इन इम्प्लीमेंटेशन, पाकिस्तान के जो जुवेनाइल जस्टिस फ्रेमवर्क है ना उसको बहुत से चैलेंजेस का सामना करता पड़ता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, फंडिंग की कमी है, लेक ऑफ ट्रेन पर्सनल्स की कमी है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जुवेनाइल ऑफेंडर्स जो है ना उनको हार्श कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, तो वो रिहैबिलिटेशन की तरफ नहीं जाते, वो जो है ना मज़ीद क्रिमिनल बिहेवियर्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। फिर एक चैलेंज ये है कि पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के हवाले से, ठीक है। कल्चरल एटीट्यूड्स की हम बात करें तो कल्चरल एटीट्यूड टुवर्ड्स पनिशमेंट क्राइम कैन इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ जज, यानी कि सम केसेस में इस तरह से होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने मर्डर किया है तो हमारे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है उसमें ये है कि कत्ल के बदले कत्ल होगा, लेकिन जुवेनाइल है तो उसको आप यानी कि कल्चरल कंसिडरेशन में हमें ये चीज़ समझनी होगी कि उसको आप मौत के बदले मौत नहीं दे सकते, ठीक है। फिर कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं जहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है ना वो अपने रिहेबिलिटेशन की तरफ से लेके गया है, उसमें कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स जो है ना उसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अब नीड फॉर ए कम्प्रीहेंसिव रिफॉर्म्स, पाकिस्तान में जो है जुवेनाइल सिस्टम को कम्प्रीहेंसिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ की ज़रूरत है, ठीक है, कम्युनिटी इंगेजमेंट ज़्यादा करने की ज़रूरत है और अवेयरनेस स्पेशली जो है ना वो फैलाने की ज़रूरत है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एज अ कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का एक क्रूशल रोल है, लेकिन उसको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है जिसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ फार हैज़ रेसिडिविज्म बीन लिमिटेड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रिजन, एक्सप्लेन सम ऑफ द मॉडर्न स्ट्रेटजी यूज्ड इन प्रिजन टू रिस्टोरेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स। रेसिडिविज्म की बात करें तो इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ प्रीवियसली इनकरेक्टेड इंडिविजुअल्स टू री ऑफेंड एंड टर्न प्रिजन्स, यानी कि कोई भी शख्स जो है वो प्रिजन से बाहर आके उसका दोबारा क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ जाना, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो एक्सटेंट ऑफ रेसिडिविज्म लिमिटेड बाय द प्रिजन्स ने किस तरह काम कर दिया है, तो हम स्टैटिस्टिक्स ऑन रेसिडिविज्म, यूनाइटेड स्टेट्स की रिसर्च के मुताबिक नियरली 2/3 ऑफ रिलीज प्रिजनर्स आर अरेस्टेड विद इन 3 ईयर्स, उनको दोबारा से अरेस्ट किया गया है, ठीक है। और उनमें से हाफ से ज़्यादा जो है ना वो 5 ईयर्स के अंदर अंदर दोबारा जो है वो प्रिजन्स में चले गए, यानी कि हाई अक्रॉस कंट्रीज़ के अंदर जो है ना इसका रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेक ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स उस तरह से प्रोफेशनल नहीं होते, इस वजह से लोग जो है ना वो वापस क्राइम्स की तरफ चले जाते हैं। सोशल स्टिग्माटाइजेशन, यानी कि एक शख्स जो है वो क्राइम की तरफ गया है, उसने अपनी सज़ा पाई है, प्रिजन से बाहर आ गया, लेकिन लोग उसको डिस्क्रिमिनेट कर देती है बाकी सोसाइटी, उस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, एम्प्लॉयमेंट की वजह से वो दोबारा जो है ना वो क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ चला जाता है, ठीक है। लिमिटेड सपोर्ट सिस्टम है, जो ऑफेंडर्स हैं उनके लिए मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं है, जॉब ट्रेनिंग्स नहीं होती, ठीक है, हाउसिंग वगैरह का मसला होता है, उसकी वजह से उनको दोबारा उसी बिहेवियर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। चैलेंजेस विद प्रिजन सिस्टम के अंदर भी बहुत सी चैलेंजेस की वजह से लोग दोबारा क्रिमिनल बिहेवियर, जैसे ओवर क्राउडिंग होती है, वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर होती है वगैरह, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न स्ट्रेटजीज, तो रिस्टोरेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स के लिए कौन सी मॉडर्न स्ट्रेटजीज बनाई गई है, तो उसमें ना कुछ
एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, ये साइकोलॉजिकल थेरेपी है। ये उनकी थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग पैटर्न्स और बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए, उनको जो है ना वो करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है ना, इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि किसी भी शख्स के बिहेवियर को चेंज करने के लिए आपको उसके थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा, तो इसको ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है, स्किल्ड प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, लिटरेसी रेट को बेहतर करने की कोशिश की गई अमंग प्रिजनर्स। ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज़ ट्रीटमेंट, जो लोग सब्सटेंस अब्यूज़ जैसे क्राइम्स की तरफ, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह के क्राइम की तरफ जाते हैं, उनकी बेहतरी के लिए, उनको दोबारा से क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ आने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि उनकी जो सब्सटेंस अब्यूज़ है उसको ट्रीट किया जाए। ठीक है, उसमें सपोर्ट ग्रुप शामिल है, काउंसलिंग शामिल है और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स शामिल हैं। ठीक है, रिस्टोरेटिव जस्टिस प्रैक्टिस, रिस्टोरेटिव जस्टिस प्रैक्टिस एम्फेसिस द रिपेयरिंग द हार्म कॉज बाय द क्रिमिनल बिहेवियर थ्रू डायलॉग बिटवीन विक्टिम, यानी जो भी नुकसान हुआ है उसको विक्टिम, ऑफेंडर्स और कम्युनिटी के दरमियान डायलॉग से हल करने की कोशिश की जाए। ठीक है, ट्रांजिशनल प्रोग्राम्स कुछ इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। ट्रांजिशन प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑफेंडर्स ड्यूरिंग देयर इंटीग्रेशन प्रोसेसेस। इंटीग्रेशन प्रोग्राम में जैसे कि इसमें है, जैसे हाफ वे हाउसेज है, मेंटोरशिप प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज को इंट्रोड्यूस करवाया गया है ताकि जब वो प्रिजन से बाहर आए तो उनका बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव हो सके। ठीक है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज दी गई हैं इंक्लूडिंग काउंसलिंग, थेरेपी, CTC। ठीक है, फैमिली एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को बेहतर किया गया है, एक पॉजिटिव जो है ना वो इंटरेक्शन हो, जब ऑफेंडर बाहर जाए तो उसका कम्युनिटी के साथ और फैमिली के साथ। ठीक है, रिस्क असेसमेंट, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट, implementing risk assessment rules allow prison authorities to identify inmate specific needs, यानी कि ये जो है ना रिस्क असेसमेंट टूल्स, इसको जब आप यूज़ करते हैं तो आप इस चीज़ को असेस कर सकते हैं कि क्रिमिनल्स के अंदर कितना रिस्क है कि वो दोबारा बिहेवियर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरव्यूइंग एंड इंटेरोगेशन टेक्निक्स, हाउ फार एज ह्यूमन राइट्स ऑफ क्रिमिनल बीइंग इनवायलेटेड ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन प्रोसेसेस। डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू एंड इंटेरोगेशन को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। इंटरव्यू जो होता है ना, एक कन्वेंशनल टेक्निक है जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यूज़ करती हैं, जब वो इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं विटनेस से, विक्टिम से और सस्पेक्ट से बातचीत के ज़रिए। ठीक है, इसकी अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये वॉलंटरी होती हैं। ठीक है, वो खुद चूज़, जो इंडिविजुअल है खुद चूज़ करेगा कि वो आपको इंटरव्यू देगा या नहीं देगा। ठीक है, इनफॉर्मल सेटिंग के अंदर होती हैं। ठीक है, ताकि इंडिविजुअल जो है वो कंफर्टेबल हो सके। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं डिटेल, ताकि उसका डिटेल आंसर मिल सके। ठीक है, इसमें रिपोर्ट्स बिल्ड की जाती हैं। ठीक है, रिपोर्ट बिल्डिंग होती है। अगर हम इंटेरोगेशन की बात करें तो इंटेरोगेशन थोड़ी स्ट्रक्चर्ड और कन्वेंशनल टेक्निक है। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जो है ना ये यूज़ की जाती है। ये थोड़ा सा इंटरव्यू के मुकाबले में थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो कोर्सिव इन नेचर होती है, यानी कि साइकोलॉजिकल प्रेशर्स और इन सारी चीज़ों को भी ये ध्यान में रखा जाता है। फॉर्मल सेटिंग होती है इसकी ये फॉर्मल सेटिंग जैसे पुलिस स्टेशन में ये किया जाता है, इंटरोगेशन की जाती है। ठीक है, इसमें क्लोज क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं की जाती। कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच होती है, मे इंक्लूड वेयर द इंटेरोगेटर चैलेंजेस सस्पेक्ट्स स्टेटमेंट और क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर सकता है, उसके यानी कि क्वेश्चन दर क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स की कैसे वायोलेशन होती है इंटेरोगेशन के दौरान। सबसे पहले तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है, थ्रेट्स और मैनिपुलेशंस, तो उसके हवाले से ये कहा जाता है कि ये ह्यूमन राइट्स की वो है, वायलेशन है। फिज़िकल अब्यूज़ जो है, टॉर्चर दिया जा सकता है इंटेरोगेशन में, तो ये भी एक ह्यूमन राइट्स की जो है ना वो वायलेशन है। लीगल रिप्रेजेंटेशन, इसमें कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। ठीक है, लीगल काउंसलिंग नहीं होती, तो जाहिर है किसी के पास लीगल काउंसलिंग का ना होना उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। ठीक है,
इनवॉलंटरी कन्फेशंस होती हैं, इसमें कभी कभार जो है ना कन्फेशंस करवा ली जाती हैं, इस तरह से कह लो कि सख्ती से करवा ली जाती हैं, तो मे भी ये ट्रुथ हो या ना हो। ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल्स, सर्टेन ग्रुप्स जैसे जुवेनाइल इंडिविजुअल्स हैं, इनको मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। ठीक है। लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो इंटेरोगेशन हैं वो उसमें लेक जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, इसलिए वो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो हमने ये इस क्वेश्चन में देखा कि इंटरव्यू इंटरोगेशन में क्या फ़र्क है, और हम ये देखा कि फॉर सम चैलेंजेस फॉर सम कंसर्न्स जो इंटरोगेशन है उसको ह्यूमन राइट्स की वायलेशन समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ फोरेंसिक साइंस अ हेल्पफुल टूल इन द मॉडर्न डे ऑफ डिटरमाइनिंग एंड डिटेक्टिंग वायलेंट क्राइम्स। क्राइम्स को रोकने के लिए या क्राइम्स को डिटरमाइन करने के लिए, उनको ट्रेस बैक करने के लिए फोरेंसिक साइंसेस का मॉडर्न डे में क्या रोल है। ठीक है। तो हमें पता है फोरेंसिक साइंसेस जो है ना मॉडर्न डे में बड़ा ही अहम रोल कर रही हैं, जैसे डीएनए टेस्टिंग हो गया, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स और इस तरह के जितने भी टेक्निक्स हैं, फिजिकल एविडेंसेस के हवाले से खासतौर पे फिजिकल साइंसेस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। उसके हम की कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो इसमें क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशंस हैं, एविडेंस कलेक्शन जस्ट लाइक ब्लड सैंपल्स, हेयर सैंपल्स, वेपन्स, फिंगरप्रिंट्स, डीएनए सैंपल्स। ठीक है। अब फिर सीन, अगर हम क्राइम सीन की बात करें तो वहाँ पे सीन रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है ना वो ये भी कर सकते हैं कि वो सीन को रिकंस्ट्रक्ट कर दें। ठीक है। इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, पोजीशंस ऑफ विक्टिम्स, सस्पेक्ट्स को जो है ना वो रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा हमारे पास बायोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग करना, डीएनए टेस्ट जो है वो हेयर सैंपल्स, सलाइवा, ब्लड सैंपल से लिए जाते हैं। ऐसे जो सैंपल्स हैं ना वो पर्टिकुलरली हमारे पास जो होमिसाइड सेक्सुअल क्राइम्स हैं उसके लिए बड़े हेल्पफुल साबित होती हैं। ठीक है। फिर ब्लड स्ट्रेन पैटर्न एनालिसिस है, ब्लड स्टेन्स जो हैं उसको यूज़ करके डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो मालूम किया जा सकता है थ्रू फोरेंसिक साइंसेस। पोजीशन ऑफ विक्टिम एंड ड्यूरिंग द इंसिडेंट वो भी मालूम किया जा सकता है। ठीक है। थर्ड हमारे पास जो इसकी कंट्रीब्यूशन है वो है फिंगरप्रिंट एनालिसिस। ठीक है। इसमें लेटेंट प्रिंट एग्जामिनेशन आ जाता है, जो है ना ये इसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं विजुअलाइज और कंपेयर करने के लिए जो हमारे पास प्रिंट्स हैं उसको। ठीक है। ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, ये रैपिड यानी कि जो अब देखें नेशनल डेटाबेस के अंदर जो है ना वो सबके फिंगरप्रिंट्स इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो डेटा साइंसेज हमें फोरेंसिक साइंस हमें इस काबिल बनाती है कि हम इसके रैपिड डेटाबेस के अंदर रैपिडली आइडेंटिफिकेशन कर सकें जो क्राइम्स के अंदर है ना से हमें फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उनकी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल फोरेंसिक्स। इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंसेस हैं उसको यूज़ किया जा सकता है, जस्ट लाइक जो मोबाइल डेटा, स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स वगैरह को यूज़ किया जा सकता है जो विक्टिम है या सस्पेक्ट है या क्राइम के हवाले से कम्युनिकेशंस, लोकेशन डेटा और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। ठीक है। फिर हमारे पास सोशल मीडिया और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जा सकता है ताकि मोटिव्स, कनेक्शंस और टाइमलाइंस वगैरह को किया जा सके। ठीक है। फिर हमारे पास है टैक्सिकोलॉजी, इसमें सब्सटेंस एनालिसिस है। सब्सटेंस एनालिसिस मतलब है कि ऐसे क्राइम्स जिसमें बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन शामिल हो सकते हैं, जस्ट लाइक ड्रग्स और अल्कोहल, उनके विक्टिम के जो ब्लड सैंपल्स हैं या उसके जो ब्लड सैंपल्स हैं वहाँ पे सब्सटेंस एनालिसिस किया जाता है। ठीक है। यानी कि ड्रग्स का एनालिसिस किया जा सकता है। फिर हमारे पास है एक इसकी टेक्निक बैलिस्टिक्स है, फायर आर्म एग्जामिनेशन। इसमें जो फोरेंसिक बैलिस्टिक्स है उनमें फायर आर्म और को यूज़ किया जाता है वेपन को ट्रेस बैक करने के लिए। ठीक है। जैसे बुलेट स्टेरिएशंस हैं, ठीक है, जैसे कैटरीज केसिंग्स हैं, ट्रेजेक्ट्री एनालिसिस हैं, ये जो है ना जो वेपन्स हैं उनको ट्रेस बैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर है एक्सपर्ट टेस्टिमनी। एक्सपर्ट टेस्टिमनी जो है ना ये होती है जब आप किसी भी, फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को एज एविडेंस पेश कर रहे हो, आप बायोलॉजिकल फोरेंसिक, तो वो होती हैं जो उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं उसको एज अ एक्सपर्ट विटनेस कोर्ट में लेके जाती हैं। तो फोरेंसिक साइंसेस, फोरेंसिक्स के जो हैं एक्सपर्ट्स हैं वो भी एज अ एक्सपर्ट टेस्टिमनी कोर्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं।
ठीक है, इसके में कुछ केस स्टडीज़ हैं जो कि फोरेंसिक साइंसिस के हवाले से करते हैं। इसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। द ओजी शिपमैन केस है, द बीटी के किलर है, बीटी के किलर है, ये डीएनए प्रोफाइलिंग के ज़रिए हमने इसको ट्रेस बैक किया था। ठीक है, तो ये फोरेंसिक साइंसिस के कुछ की कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि मॉडर्न एरा के अंदर है। नेक्स्ट क्राइम है हमारे पास, साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल, सजेस्ट सम मेजर्स टू कंट्रोल दिस काइंड ऑफ क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम जो है ना, ये हमने पढ़ा था कि जब आप टेक्नोलॉजी और इंटरनेट को यूज़ करके लोग जो है ना वो क्राइम करते हैं, तो उसमें उसको हम कहते हैं साइबर क्राइम्स है। इट इंक्लूड्स हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर बुलिंग ईटीसी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स किए जा सकते हैं। तो मेजर्स जो हम पढ़ते हैं, स्ट्रेंथिंग द साइबर लॉज एंड रेगुलेशंस। इन साइबर लॉज के हवाले से लॉज एंड रेगुलेशन को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। लीगल फ्रेमवर्क को जो है ना वो अपडेट करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स को साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने के हवाले से बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, इनसे इनहेंसिंग लॉ इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटीज़, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अंदर साइबर क्राइम्स यूनिट्स को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। ठीक है, इंटरजेंसी कोलैबोरेशंस की ज़रूरत है बिटवीन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ईटीसी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस और एजुकेशन को पब्लिक अवेयरनेस कंपेन्स के थ्रू या एजुकेशनल प्रोग्राम्स के थ्रू जो साइबर क्राइम के हवाले से है अवेयरनेस उसको फैलाने की ज़रूरत है। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, इसमें ये जो रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स है ना, इसमें आती हैं स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है, जैसे फायरवॉल्स हैं। ठीक है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, यानी कि आपके जो साइबर नेटवर्क है उसके अंदर ऐसे चीज़ें, ऐसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है जो कि साइबर अटैक्स को रोक सकें। ठीक है, यानी क्राइम हो, आप सच कह लो कि एक प्रिवेंशन है। ठीक है, रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स जो हमारे पास है, साइबर नेटवर्क्स हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी करने की, उनको रेगुलरली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप हम ले सकते हैं वो है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग मैकेनिज़म्स। ऑनलाइन एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों को और कम्युनिटी के अंदर साइबर क्राइम्स की रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड रिपोर्टिंग इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए चाहिए जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो साइबर क्राइम्स को रिपोर्ट कर सके। ठीक है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, और अगर रिपोर्टिंग हो रही है तो उनके ऊपर फौरी तौर पे, साइबर क्राइम एक ऐसे क्राइम है जो बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी जो है ना वो वकूफ़ पज़ीर होती हैं, तो उनके लिए फौरी रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास है जो हम स्टेप ले सकते हैं, इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर्स पार्टनरशिप्स, गवर्नमेंट्स को के और जो हैं प्राइवेट सेक्टर, उनके अंदर कोलैबोरेशंस की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस की ज़रूरत है। बिजनेसिस को जो है ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस देने की गवर्नमेंट को ज़रूरत है। ये साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप हम ले सकते हैं वो है फोस्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। साइबर सिक्योरिटी रिसर्च के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करके, इनोवेशंस करके डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी टूल्स को रिसर्च करने की ज़रूरत है, डेवलप करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, ग्लोबल साइबर क्राइम ट्रीटीज़ बनाने की ज़रूरत है, और जॉइंट टास्क फोर्स, जैसे हमने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जॉइंट टास्क फोर्स बनाई थी FATF, उसी तरह साइबर क्राइम्स के हवाले से भी एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाने की जो ज़रूरत है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए काम करेगी। ठीक है, तो ये हम कुछ मेजर्स हैं जो हम साइबर क्राइम के हवाले से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लेने की ज़रूरत है। सो ये दैट वाज ऑल अबाउट द 2019 क्रिमिनोलॉजी पेपर।